So, hello people, welcome to the channel CATV and IBC के हम कर रहे थे क्वेश्चंस और हमने अराउंड 15 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब 15 क्वेश्चंस के बाद हमें 27 क्वेश्चंस तक जाना है, मतलब हमें रेस्ट 12 to 13 क्वेश्चंस करने हैं। तो क्यों ना हम स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी हमने IBC अभी तक पढ़ा है, सारा का सारा IBC है, वो क्विक रिवाइज हो जाएगा और रिवाइज भी एक अच्छे लेवल पे होगा क्योंकि एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, क्रिएटिव इंडिया लिमिटेड ने ओव करके रखा है सम 2,80,000 टू एस। तो 2,80,000 जो है क्रिएटिव सम लिमिटेड को देने हैं एस को। अब एस ने असाइन कर दिया अपने डेब्ट को टू हिज 2 क्रेडिटर, जिसको एस को पैसे देने थे। तो एस को लगा क्या मुझे पैसे देने हैं, मुझे क्रिएटिव से मिल नहीं रहे हैं, तो चलो मैं असाइन कर देता हूँ डेब्ट। तो उसने आर को असाइन करा और एम को असाइन करा। एम ने फिर डिमांड करा मनी। अब मनी जब एम ने जब डिमांड करा तो कंपनी को दिया उसने लीगल नोटिस। द कंपनी कुड नॉट मीट मिस्टर एम डिमांड एंड अदरवाइज सेटिस्फाई हिम टिल द एक्सपायरी ऑफ 4 वीक। तो कंपनी जो है कुड नॉट मीट दी एम्स डिमांड, उसकी एम की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो एम मूव हो गया NCLT को और उसने एप्लीकेशन फाइल कर दी। तो मेरे को बताओ क्या एम एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? तो सिंपल सी बात है, फिनेंशियल डेब्ट तो है ही है, फिनेंशियल क्रेडिटर तो है ही, तो फाइल तो कर ही सकता है। तो देख लेते हैं। तो फिनेंशियल क्रेडिटर कैन इनिशिएट, तो कौन इनिशिएट करता है? फिनेंशियल क्रेडिटर कैन इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो या तो वो हिमसेल्फ कर ले, या तो जॉइंटली विद द अदर फिनेंशियल क्रेडिटर कर ले। तो या तो हिमसेल्फ कर ले या तो जॉइंटली विद अदर फिनेंशियल क्रेडिटर कर ले अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। तो अगर फिनेंशियल क्रेडिटर को आपने पेमेंट नहीं करा तो फिनेंशियल क्रेडिटर खुद से या तो जॉइंटली किसी फिनेंशियल क्रेडिटर के साथ डिफ़ॉल्ट के केस में जो है एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकती है और CIRP के लिए जा सकती है अगर डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डेब्ट 1 लाख या मोर है। तो असाइनी जो है, असाइनी ऑफ द फिनेंशियल डेब्ट, वो भी एक फिनेंशियल क्रेडिटर होते हैं। एंड मिस्टर एम एप्लीकेशन कैन बी एक्सेप्टेड, तो उसकी जो एप्लीकेशन है NCLT एक्सेप्ट करेगी। बट ये है कि जब एन की एप्लीकेशन जो है, एम पर्टिकुलर की एप्लीकेशन जब NCLT एक्सेप्ट करेगी तो उसे एप्लीकेशन के साथ इंक्लोजर लगाना पड़ेगा। जो इंक्लोजर स्टेट क्या करेगा कि जो असाइनमेंट एग्रीमेंट, तो जो असाइनमेंट का और ट्रांसफ़र एग्रीमेंट उसे इंक्लोज करना पड़ेगा, जिससे पता चले कि हाँ ये फिनेंशियल क्रेडिटर को जो है डेब्ट जो है वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो एक बाकायदा असाइनमेंट और ट्रांसफ़र एग्रीमेंट भी होना चाहिए और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एज मे बी रिक्वायर्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द असाइनमेंट और ट्रांसफ़र, जो बता सके कि भैया असाइनमेंट और ट्रांसफ़र हुआ है। इस तरीके से हमने जो है ये क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ा। एंड क्वेश्चन नंबर 16 जैसा ही क्वेश्चन नंबर शायद 27 है, तो क्यों ना क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ लिया जाए। ठीक है, इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है। तो जो वीनस लिमिटेड है वो होता है, वही सिंपल सा सम है, 12 लाख ओ करता है खान को। उसने असाइन कर दिए डेब्ट जोसेफ को और प्रताप को। फिर प्रताप ने डिमांड करा, फिर कंपनी उसकी डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, कंपनी कुड नॉट मीट। तो प्रताप जो है वो मूव हो गया NCLT को विथ एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। तो सिंपल सी बात है, प्रताप मूव कर सकता है क्योंकि वो फिनेंशियल क्रेडिटर है, क्योंकि उसे फिनेंशियल डेब्ट असाइन हुआ है। प्रताप मूव कर सकता है, एप्लीकेशन इंक्लोज कर सकता है। एप्लीकेशन के साथ इंक्लोजर ये जाना चाहिए कि असाइनमेंट एग्रीमेंट या ट्रांसफर एग्रीमेंट होना चाहिए, जिससे ये प्रूव हो सके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि जो फिनेंस है, फिनेंशियल डेब्ट है, वो उसको ट्रांसफ़र हो चुका है। तो एज पर सेक्शन 7 ऑफ द IBC, a financial creditor by itself jointly with other financial creditor। तो एज पर सेक्शन 7 ऑफ द IBC, a financial creditor या तो खुद से या तो jointly with other financial creditor, तो या तो खुद से या तो किसी दूसरे फिनेंशियल क्रेडिटर से के साथ, और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ फिनेंशियल क्रेडिटर, या कोई सा दूसरा पर्सन फिनेंशियल क्रेडिटर की बिहाफ पे एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये जो अदर पर्सन है ना, ये अदर पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखे हैं। तो ये जो अदर पर्सन है वो अदर पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखे हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई भी मुँह उठा के चले जाएगा, वो अदर पर्सन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर वो नोटिफाई करके रखे हैं।
तो फिनेंशियल क्रेडिटर या तो खुद से या तो किसी दूसरे पर्सन के साथ, वो दूसरा पर्सन वो फिनेंशियल क्रेडिटर हो सकता है जिसके रिस्पेक्ट में डिफ़ॉल्ट हुआ है, या अदर फिनेंशियल क्रेडिटर भी हो सकते हैं, या कोई अदर पर्सन फिनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ में जा रहा है और वो अदर पर्सन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नोटिफाइड है तो वो जा सकता है, वो मे फाइल एन एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और डिफ़ॉल्ट ऑकर हुआ है और डिफ़ॉल्ट 1 लाख से ज़्यादा का है। अब फिनेंशियल क्रेडिटर कौन होते हैं? फिनेंशियल क्रेडिटर वो होते हैं टू होम फिनेंशियल डेप्ट इज ओड, तो जिसको फिनेंशियल डेप्ट ओड है। अब अगर इंस्टेंस की बात करें तो इंस्टेंस पूरा बता के रखा है, पर एज पर द अबव प्रोविजन इन द लाइट ऑफ द गिवन फैक्ट प्रताप इज एन असाइनी, तो असाइनी ऑफ फिनेंशियल क्रेडिटर, तो जो असाइनी है तो असाइनी ऑफ फिनेंशियल क्रेडिटर जो है वो भी जो है फिनेंशियल असाइनी ऑफ फिनेंशियल डेप्ट है ना, तो वो भी फिनेंशियल क्रेडिटर में आ जाएगा, तो वो भी बाकायदा फिनेंशियल क्रेडिट में आएगा। एंड एलिजिबल टू इनिशिएट CIRP, वो CIRP इनिशिएट कर सकता है। एंड अकॉर्डिंगली प्रताप एप्लीकेशन कैन बी एक्सेप्टेड बाय NCLT, प्रताप की एप्लीकेशन जो है वो NCLT एक्सेप्ट करेगी। एज द कंपनी फेल्स टू पे, वो एक्सेप्ट इसलिए करेगी क्योंकि कंपनी फेल्स टू पे, कंपनी पे नहीं कर पाई, तो मतलब ये डिफ़ॉल्ट हो गया, डिफ़ॉल्ट ऑकर हो गया। अब डिफ़ॉल्ट ऑकर हो गया है तो सिंपल सी बात है, अब डिफ़ॉल्ट ऑकर हो गया है तो कोई फिर अब बात ही नहीं बचती है। अब सिंस डिफ़ॉल्ट ऑकर हो गया है तो इनिशिएट कर सकते हैं। तो हाउएवर एप्लीकेशन शुड बी सपोर्टेड विद द कॉपी ऑफ असाइनमेंट, असाइनमेंट की कॉपी होनी चाहिए, ट्रांसफर की कॉपी होनी चाहिए, या अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए टू डेमोन्स्ट्रेट द असाइनमेंट ऑफ ट्रांसफर, और अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए तो बताए कि भैया ये जो फिनेंशियल डेप्ट है ट्रांसफर हो चुका है। तो इस तरीके से जो है हमने 27 वाला क्वेश्चन भी 60 के साथ कवर करा। तो हम पढ़ते हैं 17 वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो विजडम लिमिटेड है वो कमिट अ डिफॉल्ट अगेंस्ट द डेब्ट, तो विजडम लिमिटेड है एक कंपनी है, डेब्ट ओ करके रखा था, एक डिफॉल्ट कर दिया, टेकन फ्रॉम द फिनेंशियल क्रेडिटर से डेब्ट लेकर रखा था और डिफॉल्ट कर दिया। ही इनिशिएटेड CIRP, अब CIRP इनिशिएट किया अगेंस्ट द विजडम लिमिटेड। अब डेब्ट डिफॉल्ट करके रखा है तो इनिशिएट करा CIRP एज द कंपनी डिफॉल्टेड द पेमेंट ऑफ फिनेंशियल डेब्ट 2 लाख। अब इन द मीन टाइम अगर हम देखें तो जो एक्स है, जो अनादर फिनेंशियल क्रेडिटर है, फाइल्स एन एप्लीकेशन। अब इन द मीन टाइम जो है एक्स ने भी एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब जो एक्स है वो एक्स अनादर फिनेंशियल क्रेडिटर है, उसने भी एप्लीकेशन फाइल कर दी, इसने भी फाइल कर दी और उसने भी फाइल कर दी। तो अब क्या कर, अब इसने भी फाइल कर दी है, उसने भी फाइल कर दी है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? So there are files of application for initiating CIRP with the adjudicating authority, examined with the reference of the validity as to filing of application by Mr. X। अब मुझे बताओ, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में दे के रखा है कि विजडम लिमिटेड ने कमिटेड करा है डिफॉल्ट अगेंस्ट द डेब्ट, तो डिफॉल्ट करा है अगेंस्ट द डेब्ट टेकन फ्रॉम फिनेंशियल क्रेडिटर F, तो F से भी लेकर रखा है उसने X से भी लेकर रखा है, पर साला X को तो उसने पूरा पे कर दिया है, या हो सकता है कि एक्स में अभी तक डिफ़ॉल्ट की गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि वो ड्यू डेट के पहले पे कर देता है, पर एफ में दिक्कत हो गई कि एफ में तो डिफ़ॉल्ट है ना अगेंस्ट द डेब्ट, डिफ़ॉल्ट अगेंस्ट द डेब्ट टेकन फ्रॉम फिनेंशियल क्रेडिटर एफ। तो उस केस में अब देखा जाए तो एफ एप्लीकेशन कर सकता है पर एक्स नहीं कर सकता। अगर एफ एप्लीकेशन कर सकता है एक्स नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ये नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ देकर रखा है कि जॉइंटली तो एप्लीकेशन हो रही थी, सेपरेट एप्लीकेशन हो रही है, तो एक्स नहीं कर सकता। तब देखते हैं कि अगर गिवन प्रॉब्लम में देखें तो डिफ़ॉल्ट जो है अगेंस्ट एफ है, द डिफ़ॉल्ट विजडम लिमिटेड अगेंस्ट एफ, द डिफ़ॉल्ट विजडम लिमिटेड कर दी है अगेंस्ट एफ, तो एफ है जो इंटाइटल हिम टू फाइल एन एप्लीकेशन। एक्स जो अनादर फाइनेंशियल क्रेडिटर है, उसने भी मूव कर दी एप्लीकेशन, ऑल्सो मूव एन एप्लीकेशन। अब बात ये आती है कि उसने एप्लीकेशन मूव कर दी है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 अब कॉर्पोरेट डेटर ने अगर डिफ़ॉल्ट कमिट करा है, तो कॉर्पोरेट क्रेडिटर ने अगर डिफ़ॉल्ट कमिट करा है टू अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ में इनिशिएट IRP, ठीक है। और एज पर द फैक्ट अगर हम देखें तो इन द क्वेश्चन डिफ़ॉल्ट हैज़ बीन कमिटेड ओनली अगेंस्ट एफ, तो डिफ़ॉल्ट जो है वो ओनली अगेंस्ट एफ हुआ है, तो जो एफ है प्राइमा फेसी इज इंटाइटल्ड, तो एफ जो है वो प्राइमा फेसी इंटाइटल्ड होता है, तो एफ जो है पर्टिकुलर वो प्राइमा फेसी इंटाइटल्ड होता है। तो फर्दर सेक्शन 7 ऑफ द कोड स्पेसिफाइड फाइनेंशियल क्रेडिटर, तो फर्दर सेक्शन 7 ऑफ द कोड स्पेसिफाइड फाइनेंशियल क्रेडिटर आइदर बाय इटसेल्फ जॉइंटली और विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर में फाइल एन एप्लीकेशन।
तो फर्दर सेक्शन 7 ऑफ द कोड स्पेसिफाई फाइनेंशियल क्रेडिटर या तो खुद से या तो फिर दूसरे फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं ओनली व्हेन डिफॉल्ट हैज़ ऑगर्ड, सिंस इन द गिवन केस डिफॉल्ट ऑगर्ड अगेंस्ट एफ एंड further no application of initiation of CIRB can be initiated by Mr. X. However, he being a creditor is entitled under the code to raise his claim against the in the case against the ठीक है इन द गिवन सिंस इन द गिवन केस डिफॉल्ट हैज़ ऑकर्ड ओनली अगेंस्ट एफ। ठीक है, तो डिफॉल्ट तो एफ के अगेंस्ट में ही हुआ है। ठीक है, ये हमको भी पता है। एंड फॉर नो एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRB कैन बी इनिशिएटेड बाय एक्स। तो एक्स जो है एक्स एप्लीकेशन नहीं देगा। However, being a creditor is entitled under the code to raise his claim in this case against the Wisdom Limited in compliance with the IBC code। ठीक है, तो F क्लेम कर सकता है पर X नहीं कर सकता। However, being a creditor is entitled under the code to raise his claim in this case against the Wisdom Limited इन कंप्लायंस विद द IBC। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एफ कर सकता है, एक्स नहीं कर सकता। फिर बात आती है अगर क्वेश्चन 18 की, तो क्वेश्चन 18 में XY जो लिमिटेड है उसने फाइल करा है पिटीशन अंडर IBC, तो IBC के अंदर पिटीशन फाइल कर दी NCLT में DF के अगेंस्ट में। तो सिंपल सी बात है, XY लिमिटेड होगा कोई सा क्रेडिटर और DF लिमिटेड डेटर होगा, और DF लिमिटेड ने उसको पैसे नहीं दिए और पिटीशन भी एडमिट कर ली। अब देयर वर ओनली 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है XY लिमिटेड के, इंक्लूडिंग XY लिमिटेड। तो जो DF लिमिटेड है, DF लिमिटेड के पर्टिकुलर 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है जिसमें एक XY लिमिटेड भी था। तो ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉर्पोरेट डेटर सेटल द क्लेम ऑफ ऑल 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर। और CIRP के दौरान जो कॉर्पोरेट डेटर है, जो पर्टिकुलर हम DF की बात करें तो DF ने सेटल करे तीनों फाइनेंशियल क्रेडिटर के क्लेम। अब वेदर सच सेटलमेंट एग्रीमेंट कुड बी टर्म्ड एज वैलिड रिजोल्यूशन प्लान, क्या सेटलमेंट एग्रीमेंट एक वैलिड रिजोल्यूशन प्लान मान लिया जाएगा? सबसे पहला क्वेश्चन, क्या सेटलमेंट एग्रीमेंट एक वैलिड रिजोल्यूशन प्लान है? एंड ऑल्सो डिस्कस वेदर द फाइनेंशियल क्रेडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम देयर इज नो डिफॉल्ट कैन फाइल एन एप्लीकेशन। हाँ, वो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है अगर जॉइंटली हो तो। पर पहला क्वेश्चन ये है कि क्या सेटलमेंट एग्रीमेंट कुड बी टर्म्ड एज वैलिड रिजोल्यूशन प्लान। अब हम समझते हैं इसमें क्या बोला गया है। कायदे से जब देखा जाए तो सेटलमेंट एग्रीमेंट एक वैलिड रिजोल्यूशन प्लान कैसे हो सकता है? वो नहीं होगा, क्योंकि देखा जाए तो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, बाकायदा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कोलेट करता है क्लेम को और फिर उसे जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनाता है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देता है, फिर जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है उसे रिजोल्यूशन प्लान बना के देते हैं, फिर बाकायदा जो है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को अप्रूव करती है, फिर जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी इसको अप्रूव करती है और फिर ऑर्डर पास करती है। ये सब पूरी प्रोसेस होती है। और इंस्पाइट ऑफ दिस कॉर्पोरेट डेटर ने एक सेटलमेंट एग्रीमेंट के तहत जो है रिजोल्यूशन प्लान से बचने के लिए एक सेटलमेंट एग्रीमेंट से साले सेटलमेंट करवा दिया। तो मेरे हिसाब से वैलिड नहीं होना चाहिए। अब हम देखते क्या बोला गया है। तो एज पर द सेक्शन 7 ऑफ द IBC 2016 अ फाइनेंशियल क्रेडिटर आइदर बाय इटसेल्फ, सिंपल सी वो वाइड लाइन सारी आ जाती है क्योंकि फाइनेंशियल क्रेडिटर तो हर जगह अप्लाई कर रहा है। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है इटसेल्फ या जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब ये जो अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर है, हो सकता है कि इन फाइनेंशियल क्रेडिटर के रिस्पेक्ट में डिफॉल्ट हुआ हो या नहीं भी हुआ हो, मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग CIRP। तो मे फाइल एन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फॉर इनिशिएट कर सकते हैं CIRP अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी व्हेन द डिफॉल्ट हैज ऑकर्ड। और ये तब कर सकते हैं व्हेन द डिफॉल्ट हैज ऑकर्ड। अब therefore, when corporate debtor has not made any default in respect of particular financial creditor but has made a default in respect of some other financial creditor, the financial creditor in respect of which there is no default is entitled to file an application before the adjudicating authority for initiating IRP. Therefore, when corporate debtor has not made a default in respect of particular financial creditor पर default करा है some other financial creditor, तो जो financial creditor है in respect of whom there is no default is entitled to file an application, तो वो भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इनिशिएटिंग IRP। पर वो जो एप्लीकेशन है वो जॉइंटली होने चाहिए। तो अगर एज पर द फैक्ट्स गिवन द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एडमिट द पिटीशन, तो अगर फैक्ट्स देखा जाए तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसने पिटीशन को एडमिट करा है ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस,
द DF कॉर्पोरेट डेटर सेटल्ड द क्लेम ऑफ ऑल द 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो फैक्ट्स अगर देखा जाए तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पिटीशन को एडमिट करा है। क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस द DF कॉर्पोरेट डेटर सेटल कर रहे हैं उन्होंने 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर, पर हाउ एवर ड्यूरिंग द IRP तो आई और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है, वो क्लेम कोलेट करता है इन अ कलेक्टिव मैकेनिज्म टू प्रपोज अ टाइम बाउंड सॉल्यूशन एंड वो रिजॉल्व करता है सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो वो क्या करता है, रिजॉल्व करता है सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड प्रिपेयर अ रिजोल्यूशन प्लान। तो वो रिजॉल्व करता है सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, तो वो सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी को वो रिजॉल्व करता है और एक रिजोल्यूशन प्लान प्रिपेयर करता है जिसको बाकायदा कमिटी ऑफ क्रेडिटर अप्रूव करती है। पर अब देखा जाए तो इन द गिवन केस डेटर ने खुद से ही एक सेटलमेंट एग्रीमेंट बना लिया। देखो सिंपल सी बात है, डेटर खुद से एक सेटलमेंट एग्रीमेंट बना रही है और डेटर जो है वो सेट प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रही, जबकि उसे सेट प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए क्योंकि एक रिजोल्यूशन प्लान बना हुआ है पर्टिकुलर, वो प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए। तो देयरफॉर सच एन सेटलमेंट एग्रीमेंट कुड नॉट बी टर्म्ड एज वैलिड रिजोल्यूशन प्लान। तो वो जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है वो एक वैलिड रिजोल्यूशन प्लान नहीं माना जाएगा। तो डेटर को पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए। बट अब पॉइंट ये आता है कि जब एप्लीकेशन भी तो विड्रॉ होती है, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 22 पे देखें तो नेचर इंडिया लिमिटेड जो है उसने पिटीशन फाइल करी है अंडर IBC विद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अगेंस्ट ट्यूलिप लिमिटेड, और पिटीशन को ट्यूलिप लिमिटेड नेचर ने अगेंस्ट ट्यूलिप लिमिटेड पिटीशन फाइल करी है, पिटीशन एडमिट हो गई है, फिर नेचर इंडिया वांट करी है कि विड्रॉ कर ले पिटीशन। तो देखो उस केस में क्या हो रहा था, उस केस में जो कॉर्पोरेट डेटर है खुद इटसेल्फ सेटलमेंट एग्रीमेंट पे जाती है, तो जबकि वो नहीं जा सकती, उसको रिजोल्यूशन प्लान वाली जो प्रोसीडिंग्स है प्रोसीजर है उसको फॉलो करना चाहिए। पर इधर देखा जाए तो नेचर इंडिया जो लिमिटेड है वो विड्रॉ कर रही है पिटीशन बिकॉज सेटलमेंट अराइव बिटवीन द पार्टीज, बिकॉज सेटलमेंट हो गया है। तो पॉइंट ये है, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि अब सिंस अब सेटलमेंट हो गया है, सिंस इधर सेटलमेंट हुआ है तो अब उसकी इच्छा पर है, जिसने एप्लीकेंट कराना उसकी इच्छा पर है कि उसको अगर विड्रॉ कर रहा है तो अच्छी बात है, विड्रॉ कर सकता है। वो अगर विड्रॉ कर सकता है अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर विथ 90% ऑफ वोटिंग शेयर अगर अप्रूव कर रहे तो सिंपल सी बात है, सेटलमेंट एग्रीमेंट में हम एंटर नहीं हो सकते। पर अगर जो पिटिशनर है, जो एप्लीकेंट है, वो विड्रॉ करना चाहे तो वो कर सकता है ऑन सेटलमेंट अराइव बिटवीन द पार्टीज। तो वो सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज अराइव हो गया। अब जो है सेटलमेंट अराइव हो गया बिटवीन द पार्टीज, अब सिंस सेटलमेंट अराइव हो गया बिटवीन द पार्टीज, वो चाहे तो एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकती है। और जब हमने क्वेश्चन 18 पढ़ा तो उस क्वेश्चन 18 में सेटलमेंट एग्रीमेंट कुड बी टर्म्ड एज अ वैलिड रिजोल्यूशन प्लान। तो इसमें हम अगर क्वेश्चन को डायरेक्ट समझे इस टाइप के क्वेश्चन को कि क्या पूछ रहे हैं कि वो सेटलमेंट एग्रीमेंट एक रिजोल्यूशन प्लान है, तो बोलेंगे कि भैया सेटलमेंट एग्रीमेंट कोई रिजोल्यूशन प्लान नहीं है, आपको पर्टिकुलर प्रोसीजर से ही चलना पड़ेगा। और उधर ये सब बोला है कि सेटलमेंट पे एग्री हुए हैं, तो अगर एप्लीकेंट है उसको विड्रॉ करना है तो वो विड्रॉ कर सकता है, अगर जो है 90% या उससे ज़्यादा कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने एक्सेप्टेंस दे दी है तो जो गिवन प्रॉब्लम है वो रिलेटेड 12A ऑफ IBC है। 12A ये बोलता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अलाउ कर सकता है एप्लीकेशन को, कर सकता है जो एप्लीकेशन हमने 7, 9 और 10 के अंदर फर्निश करी थी। अब जो एप्लीकेशन है 7, 9 और 10 के अंदर फर्निश करी थी तो उसके लिए भैया विड्रॉ कर सकता है, पर 90% ऑफ वोटिंग शेयर ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर चाहिए। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर का 90% वोटिंग शेयर मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग का 90% होना चाहिए। अब अगर इन द गिवन केस देखें तो नेचर इंडिया लिमिटेड एप्लीकेशन अगेंस्ट ट्यूलिप लिमिटेड, तो नेचर इंडिया लिमिटेड जो है उसने एप्लीकेशन दी अगेंस्ट ट्यूलिप लिमिटेड। तो नेचर इंडिया लिमिटेड एप्लीकेशन अगेंस्ट ट्यूलिप लिमिटेड हैज़ बीन एडमिटेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो नेचर इंडिया लिमिटेड एप्लीकेशन अगेंस्ट द ट्यूलिप लिमिटेड, तो उन्होंने बाकायदा एप्लीकेशन अगेंस्ट ट्यूलिप लिमिटेड रखा और उसको बाकायदा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एक्सेप्ट करा। अब नेचर इंडिया लिमिटेड ट्यूलिप लिमिटेड एंटर्ड इनटू सेटलमेंट पे वो एंटर हो गए। अब वो विड्रॉ करना चाहे तो भैया वो विड्रॉ कर सकता है, तो आप रिक्वेस्ट करो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को विड्रॉ करने के लिए, पर वो जो विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन है वो बाकायदा अप्रूवल होना चाहिए कम से कम कमिटी ऑफ क्रेडिटर का विद 90% वोटिंग शेयर।
फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है कि जो MF कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड है उसने एक्सेप्ट करे है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट फ्रॉम द JS फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अब जो MF कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड है वो एक NBFC है। अब सिंस वो NBFC है उसको बकायदा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्टिफिकेट भी दिया है। अब JS फाइनेंशियल सर्विसेज ने इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट दिए थे, MF कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने जो है डिफ़ॉल्ट करा रिपेमेंट में। अब डिफ़ॉल्ट कर दिया रिपेमेंट में तो हमको समझना पड़ेगा कि ये जो है ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है। तो अगर कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन देखें तो कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन में कंपनी आती है, LLP आती है, पर वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर नहीं आते। तो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी वो फाइनेंशियल सर्विस दे रही है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, पेंशन फंड, तो ये फंड्स भी कवर हो जाते हैं इसमें। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ARC, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, पेंशन फंड, ये सब आ जाते हैं। तो एज़ पर द डिसीजंस ऑफ द केस, तो एज़ पर द डिसीजंस अगर हम देखा जाए तो जो जिंदल सक्सेना फाइनेंशियल सर्विसेज वर्सेस मेफेयर, NBFC which has obtained a certificate from रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया will be considered as a financial service provider। तो अगर उसने कभी डिफ़ॉल्ट करा है तो ठीक है, उसने डिफ़ॉल्ट करा है तो अगर JS फाइनेंशियल सर्विस उसके अगेंस्ट में IBC में जाती तो नहीं जा सकती। ये इनवैलिड है क्योंकि ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है। तो पॉइंट ये आता है एक और कि कॉन्टिनेंटल रबर लिमिटेड इज़ अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है स्मूथ लेटेक्स को। अब उसने पिटीशन फाइल कर दी NCLT को, रिकवरी करना है 10 लाख का स्मूथ से। अब स्मूथ लिमिटेड जो है उसने पिटीशन ही डायरेक्ट फाइल कर दी। देखो क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि डिमांड नोटिस दिया कि नहीं दिया, इनवॉइस की कॉपी दी कि नहीं दी, डायरेक्ट पिटीशन फाइल कर दी। स्मूथ लिमिटेड लेटेक्स लिमिटेड द कॉर्पोरेट डेटर हैज़ अदर फिनेंशियल क्रेडिटर। अब स्मूथ लेटेक्स लिमिटेड के कुछ अदर फिनेंशियल क्रेडिटर्स है टू द एक्सटेंट ऑफ 150 लाख। ये भी जॉइंट टुगेदर हो गए, उन्होंने एप्लीकेशन कर दी NCLT को। तो अगर देखा जाए तो क्या बोल दिया कि रॉ मटेरियल ने भी अप्लाई कर दिया, फिनेंशियल क्रेडिटर ने भी अप्लाई कर दिया। तो कॉर्पोरेट डेटर के पास टोटल 40 फिनेंशियल क्रेडिटर हो गए, 2 ऑपरेशनल क्रेडिटर हो गए। वो सारे फिनेंशियल क्रेडिटर के पास इक्वल वोटिंग राइट है। अब नोटिस जो है, बाकायदा नोटिस जो है 1 अगस्त को इशू हुआ फॉर द कंडक्ट ऑफ फर्स्ट मीटिंग, कि फर्स्ट मीटिंग होगी। 5 तारीख को हो भी गई मीटिंग। 40 फिनेंशियल क्रेडिटर और 2 ऑपरेशनल क्रेडिटर ने उसको अटेंड भी करा। रिजोल्यूशन पास हुआ, सारे फिनेंशियल क्रेडिटर ने वोट करा, 2 ऑपरेशनल क्रेडिटर ने वोट नहीं करा, 5 फिनेंशियल क्रेडिटर ने वोट नहीं करा और 25 ने वोट करा फेवर में और 10 ने वोट करा अगेंस्ट में। तो हम जब 66% कैलकुलेट करते हैं तो हम वो प्रेजेंट एंड वोटिंग का कैलकुलेट करते हैं, 66.66% जो भी पर्टिकुलर परसेंटेज है। तो डिसाइड वेदर द रिजोल्यूशन पास इज वैलिड। तो क्या जो रिजोल्यूशन पास किया है या क्या वैलिड है? इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ IBC रीड विद रूल फ्रेम देयर अंडर, एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट ऑफ इशू ऑफ नोटिस। तो इशू ऑफ नोटिस के बारे में बताओ और कोरम के रिस्पेक्ट में बताओ। तो सिंपल सी बात है, जब एप्लीकेशन एडमिट हो गई है, जब जो है मीन टाइम में ऑपरेशनल क्रेडिटर ने फाइल करी पिटीशन और जो फिनेंशियल क्रेडिटर है उससे भी पिटीशन फाइल कर दी, तो इस केस में जो है अब हम देखें कि नोटिस 1 तारीख को इशू हुआ था। रही बात जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं, एप्लीकेशन एडमिट होती है, उसके 7 दिन में कमेटी ऑफ क्रेडिटर की मीटिंग हो जानी चाहिए। तो 7 दिन में बाकायदा सॉल्यूशन में भी यही बोलते हैं कि भैया देखो मीटिंग 7 दिन में हो जानी चाहिए। और जो मीटिंग है, मीटिंग में 66% और उससे ज़्यादा का वोटिंग होना चाहिए, तब जाके जो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसको रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाया जाता है। या तो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिप्लेस कर दो बाय अनदर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब नोटिस ऑफ द मीटिंग क्या है? द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल गिव नोटिस ऑफ ईच मीटिंग। तो जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो बाकायदा नोटिस देता है। अब नोटिस की बात करें, क्योंकि नोटिस की भी बात करी थी, तो हमने क्या बात करा इससे पहले? अभी हम ये बात कर रहे थे कि भैया जो है मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग जो है वो 7 दिन में हो जानी चाहिए। फर्स्ट मीटिंग है 7 दिन में हो जानी चाहिए और वैसे भी ये हो चुकी है मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग हो जानी चाहिए, कोरम 33% है और रिजोल्यूशन 66% का एटलीस्ट होना चाहिए। अब
उसमें क्या होता है कि कोरम में क्या होता है 33% की जो है कोरम होना चाहिए और 66% का है जो रिजोल्यूशन पास होगा, और रिजोल्यूशन पास होगा तभी IRP आरपी बनेगा, या तो IRP रिप्लेस हो जाएगा। अब नोटिस ऑफ द मीटिंग है। नोटिस ऑफ द मीटिंग में हमने पढ़ा है कि भैया जो नोटिस है सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर को जाता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर को भी जाता है। तो क्या बोल के रखा है कि जो नोटिस ऑफ द मीटिंग है वो सारे कमिटी ऑफ क्रेडिटर को जाएगा, उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी जाएगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर को भी जाएगा और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी जाएगा। जो मेंबर सस्पेंडेड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू, तो जो मेंबर सस्पेंडेड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, तो मेंबर सस्पेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो जो मेंबर सस्पेंडेड है तो सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उसको भी जाएगा और ऑपरेशनल क्रेडिटर को भी जाएगा और उसके रिप्रेजेंटेटिव को भी जाएगा। इफ़ द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ड्यूज़, अगर उनका एग्रीगेट ड्यूज़ का अमाउंट जो है वो नॉट लेस देन 10% है, मतलब वो मोर देन इक्वल टू 10% है। अगर मोर देन इक्वल टू 10% है तो अगर वो मोर देन इक्वल टू 10% है, अगर वो मोर देन इक्वल टू 10% है तो बात है उनको जाएगा एप्लीकेशन। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर में हमको देखना पड़ेगा कि जो उनके एग्रीगेट ड्यूज़ है क्या वो मोर देन इक्वल टू 10% है, और अगर वो मोर देन इक्वल टू 10% है तो उनको जाएगी एप्लीकेशन, तो उनको भी एप्लीकेशन जाएगी, उनको भी नोटिस जाएगा। अब बात होती है कोरम की। तो देखा जाए तो कोरम ऑफ द फॉर द मीटिंग में, अब मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर शैल कोरेड इफ मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर रिप्रेजेंट एटलीस्ट 33%। इफ़ द मेंबर्स ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर, अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर के जो मेंबर्स है, इफ़ द मेंबर्स ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर एटलीस्ट 33% ऑफ द वोटिंग राइट आर प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट है आइदर इन पर्सन या ऑडियो वीडियो मीन्स, तो अगर वो पर्सन के थ्रू प्रेजेंट है या AV के थ्रू अगर वो प्रेजेंट है 33% ऑफ वोटिंग राइट्स, तो 33% ऑफ द वोटिंग राइट अगर प्रेजेंट है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर के 33% ऑफ द वोटिंग राइट प्रेजेंट है तो कोरम है। तो इफ़ द रिक्विजिट कोरम ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर इज नॉट फुलफिल्ड द मीटिंग कैन नॉट बी हेल्ड, और मीटिंग हेल्ड नहीं होगी तो मीटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली एडजर्न हो जाएगी नेक्स्ट वीक सेम प्लेस, ठीक है, सेम प्लेस सेम टाइम, और नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। अब द एडजर्न मीटिंग शैल कोरेट विद द मेंबर, तो जो एडजर्न मीटिंग है शैल कोरेट विद द मेंबर ऑफ द कमिटी अटेंडिंग द मीटिंग। तो अब एडजर्न मीटिंग में क्या होगा कि जितने मेंबर अटेंड कर रहे हैं वो ही कोरम हो जाएगी। एज पर द फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन एंड द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, द फर्स्ट मीटिंग, अगर फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन एंड द प्रोविजंस ऑफ द लॉ के हिसाब से देखा जाए तो जो फर्स्ट मीटिंग है वो तो 3 दिन के अंदर ही हो गई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर कॉन्स्टिट्यूट करने के 7 दिन के अंदर होनी चाहिए, पर ये तो 3 दिन में ही हो गई। अब सिंस ये जो है 3 दिन में हो गई है, अब सिंस जो है ये 3 दिन में हो गई है, जो है कमिटी ऑफ क्रेडिटर की मीटिंग 3 दिन में हो गई, तो सही हुआ है, मीटिंग 3 दिन में सही हुई है। रिक्विजिट कोरम भी मैच हो गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कितने लोग प्रेजेंट हैं, ऑल 40 फाइनेंशियल क्रेडिटर अटेंडेड द मीटिंग। अब सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर ने अटेंड करी है मीटिंग, अगर सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर ने अटेंड करी मीटिंग, 5 एब्सटेन हुए हैं, 35 में से 25 लोगों ने जो है हामी भरी है, तो सिंपल सी बात है कि जो रिजोल्यूशन है वो भी पास हो जाएगा। 66% की वोटिंग, 66% या उससे ज़्यादा की वोटिंग है, तो ये हो गई बात। तो रिजोल्यूशन भी प्रॉपर अपॉइंट हुआ है, प्रॉपर हो गया है, रिजोल्यूशन भी पास, तो अपॉइंटमेंट है वो वैलिड है। अब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लिमिटेड जो एक फॉरेन ट्रेड है, एक अब फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21। फटाफट इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को भी, ऐसे हमको 27 तक जाना है। तो देखा जाए तो क्वेश्चंस अच्छे हैं, प्रोसीजरल है, समझना पड़ता है हमको कि किस पॉइंट पे उसने क्वेश्चन पूछा है, फिर पॉइंट के इर्द गिर्द हमको सब चीज़ें फ्रेमिंग करनी पड़ती है। तो अगर क्वेश्चन 21 देखा जाए तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लिमिटेड है, वो एक फॉरेन ट्रेड क्रेडिटर है, मतलब ऑपरेशनल क्रेडिटर है, हैविंग ऑफिस उसका हांगकॉन्ग में है। अब वांट्स टू फाइल अ पिटीशन, अब उसका हांगकॉन्ग में ऑफिस है, उसको पिटीशन फाइल करनी है क्योंकि डेटर ने डिफ़ॉल्ट करा है, तो वो पिटीशन उसने फाइल करी, क्योंकि ऑपरेशनल क्रेडिटर इंडिया का हो या फॉरेन का हो पिटीशन तो फाइल कर सकता है। पर फॉरेन कंपनी का ना बैंक अकाउंट, नॉट हैविंग एनी ऑफिस और बैंक अकाउंट इन इंडिया, तो क्या होता है कि उसको जब एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है तो एप्लीकेशन के साथ तो उसको कॉपी ऑफ इनवॉइस देनी पड़ती है। इनवॉइस के बाद उसको बताना पड़ता है कि डिमांड नोटिस बताना पड़ता है, उसको एक एफिडेविट बताना पड़ता है कि सामने वाले से रिप्लाई नहीं आया है, फिर उसको एफिडेविट बताना पड़ता है सामने वाले से रिप्लाई नहीं आया है, उसको एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है कि देखो हमको पेमेंट भी रिसीव नहीं हुआ है, फिर उसको इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी का रिकॉर्ड लगा के चिपकाना पड़ता है कि देखो डिस्प्यूट तो है, डिफ़ॉल्ट तो है, डिस्प्यूट नहीं एटलीस्ट डिफ़ॉल्ट तो है, तो उसको ये भी लगाना पड़ता है।
और नेम ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन आपकी इच्छा, आपको लगाना तो लगाओ, नहीं लगाना तो मत लगाओ, ये इंक्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। अब पॉइंट ये है कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को हम अटैच करते हैं ये शो करने के लिए कि देखो डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट है। तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के रिकॉर्ड ऑफ डिफ़ॉल्ट को इंक्लोज करना आपकी इच्छा पे है, वो तभी इंक्लोज करना अगर अवेलेबल, इफ़ अवेलेबल हो तो दो चीज़ में अवेलेबल है, आयु के रिकॉर्ड्स को अटैच करना या अदर एविडेंस जिससे शो कर रहा है कि भैया डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करता है, तो इफ़ अवेलेबल है तो आप उसको अटैच करो। या बैंक अकाउंट अगर इंडिया में है तो आप जो है स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट जो है आप अटैच कर सकते हो अगर अवेलेबल है तो। अब इधर अवेलेबल नहीं है, तो अवेलेबल नहीं है तो वो अटैच नहीं कर पा रही है, तो अटैच नहीं भी कर पाएगी तो भी जो है एप्लीकेशन मेंटेनेबल होगी, क्योंकि ये दोनों एक्सेप्शंस में कवर है। बाकी सब तो आपको करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है इंक्लोज करना, बट रिकॉर्ड ऑफ आयु अगर आपने नहीं इंक्लोज करा है या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं इंक्लोज करा है तो वो भी चलेगा, क्योंकि इधर ये सब चीज़ें जो है ये एक्सेप्शंस में है, ये मैंडेटरी नहीं है। तो जो देखा जाए तो जो गिवन प्रॉब्लम है वो रिलेट टू सेक्शन 9 ऑफ द IBC है। तो एज़ पर दी सेक्शन 9 जो है, एज़ पर दी सेक्शन 9 के हिसाब से देखा जाए तो जो इनिशिएशन है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर करता है। अब ऑपरेशनल क्रेडिटर करता है IRP का इनिशिएशन अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देते हैं, उसके अंदर सारे इंक्लोजर होना चाहिए। और वन ऑफ द सच इंक्लोजर क्या है कि सर्टिफिकेट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट जो उस ऑपरेशनल क्रेडिटर के अकाउंट को मेंटेन करता है। और ये बताने के लिए कि देखो कोई भी नहीं आया है हमको, पर ये द वर्ड्स इफ़ अवेलेबल यूज्ड इन 9(3)C ये बोला गया है कि भैया ये इफ़ अवेलेबल मतलब ये अवेलेबल है तो आप ऐसा है आप अटैच करो, अगर नहीं अवेलेबल है तो अटैच नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो इन द गिवन केस उसका कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है, देन अकॉर्डिंगली नॉट पॉसिबल। और अगर नॉट पॉसिबल है तो फर्निश ही नहीं कर सकती कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ठीक है पेटिशन जो है वो मेंटेनेबल है, वो मेंटेनेबल है। 22 की बात हम कर चुके हैं, उसमें है कि पिटिशन विड्रॉ कर सकते हैं, पिटिशन विड्रॉ कर सकते हैं आप, एप्लीकेशन आप रिक्वेस्ट करो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, पिटिशन विड्रॉ कर लेंगे। पर है कि COC का एटलीस्ट 90% वोटिंग शेयर अप्रूवल चाहिए, तो एटलीस्ट 90% ऑफ जो है क्रेडिटर अगर अप्रूव कर दे तो जो है एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हो। क्वेश्चन अच्छा था एक और कि सिस्टम टेक तो क्वेश्चन 23, सिस्टम टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कॉर्पोरेट डेटर है, उसे चैलेंज करा ऑर्डर 3 जुलाई को जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में पास है। तो NCLT में NCLT ने एडमिट करी थी एप्लीकेशन प्रेफर्ड बाय द अपीलेंट अंडर सेक्शन 10। तो एप्लीलेंट क्या हुआ होगा कि एप्लीलेंट ने जो है सेक्शन 10 में एप्लीकेशन करी होगी और NCLT ने बाकायदा वो एप्लीकेशन को एडमिट करा और बाकायदा मॉरेटोरियम ऑर्डर पास करा। एक मिनट ये हाँ, तो मॉरेटोरियम ऑर्डर इन्होंने पास करा एंड IRP प्रोफेशनल भी इन्होंने ऑर्डर कर दिया। द ओनली ग्रीवियंस ये है कि सब तो ठीक है, ये सब तो करा, मॉरेटोरियम ऑर्डर भी पास करना चाहिए और ये सब चीज़ें भी करना चाहिए, ये होता ही है। द ओनली ग्रीवियंस ऑफ द एपिलेंट की तो ये ग्रीवियंस है, द ओनली ग्रीवियंस ऑफ द एपिलेंट इज दैट इट चैलेंज इज दैट मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ गारंटर और प्रमोटर हैज़ बीन अटैच। अब देखो मॉरेटोरियम पीरियड में हमने पढ़ा है कि कॉर्पोरेट डेटा की गारंटी जो है, कॉर्पोरेट डेटा की जो एसेट्स है वो अटैच हो जाती है। अगर हम पढ़ें तो हमने देखा था कि मॉरेटोरियम पीरियड में होता क्या है, क्या कॉर्पोरेट डेटर पे जो इंस्टीट्यूशन है जो भी सूट है वो अबेट हो जाती है, जो स्टॉप हो जाती है, जो भी सूट पेंडिंग चल रही है प्रोसीडिंग्स ऑफ द सूट स्टॉप हो जाती है, कोई नया सूट नहीं आ सकता। कॉर्पोरेट डेटर जो है, कॉर्पोरेट डेटर जो पर्टिकुलर है ना तो वो डील कर सकता है, ना तो डिस्पोज कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है कोई सी भी अपनी एसेट, तो वो अपनी एसेट को ट्रांसफ़र डिस्पोज भी नहीं कर सकता, ना तो कोई सा भी एक्शन नहीं हो सकता फोरक्लोज का, रिकवरी का या इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो ना तो वो अपने एसेट को ट्रांसफ़र कर सकता है और हो सकता है कि उसकी एसेट गिरवी हो, तो जो है उस एसेट को ना तो कोई फोरक्लोज, रिकवर और इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट उस कॉर्पोरेट डेटर का नहीं कर सकता और उस प्रॉपर्टी की कोई रिकवरी भी नहीं कर सकता। कि हो सकता है कि उसके पास कोई प्रॉपर्टी हो लीज में, तो उसकी प्रॉपर्टी कोई रिकवरी भी नहीं कर सकता बाय द लेसर और ओनर।
पर पॉइंट ये है कि हमने ये पढ़ा है कि कॉर्पोरेट डेटर की प्रॉपर्टी की बात करें ना, तो कॉर्पोरेट डेटर की प्रॉपर्टी को कोई फोरक्लोज नहीं कर सकता, रिकवर नहीं कर सकता, इन्फोर्स नहीं कर सकता। पर जो है गारंटर है, कॉर्पोरेट डेटर का जो गारंटर है उसकी प्रॉपर्टी को तो फोरक्लोज इन्फोर्स कर सकते हैं ना, इसको नहीं कर सकते पर उसको तो कर सकते हैं ना। तो ये बोल के रखा है कि द ओनली ग्रीवेंस जो है कि अपीलेंट इन इट्स चैलेंज इज दैट मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ गारंटर प्रमोटर हैज़ बीन अटैच, उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर दी जबकि ये नहीं कर सकते, तो विच इज़ वायलेटिव ऑफ सेक्शन 14(1)(c). तो आप बताओ कि क्या ये वैलिड है इसका ग्रीवेंस? तो आप ये बताओ। तो जो गिवन प्रॉब्लम है वो 14(1)(c) से रिलेटेड है। लीगल पोजीशन ये कि एज पर 14(1)(c) रीड विथ सेक्शन 13 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एडमिट करता है एप्लीकेशन और मोरेटोरियम पीरियड को डिक्लेयर करता है, और मोरेटोरियम पीरियड में प्रोहिबिट है एनी एक्शन टू फोरक्लोज रिकवर और इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट करा है? क्रिएटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर। तो क्रिएटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर ने क्रिएट करा है। तो अगर जो है जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है क्रिएटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एनी एक्शन अंडर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। तो एज पर द 14(1)(c) व्हेन द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एडमिट करी है एप्लीकेशन, इट शैल बाय ऑर्डर डिक्लेयर कर सकता है मोरेटोरियम। तो वो ऑर्डर से जो है वो मोरेटोरियम डिक्लेयर कर देगा, और मोरेटोरियम के टाइम ना तो कॉर्पोरेट डेटा की प्रॉपर्टी को फोरक्लोज किया जाएगा, रिकवर किया जाएगा, ना इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट होगा। तो क्रिएटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। पर इधर जो प्रॉपर्टी है ये तो प्रॉपर्टी है श्योरिटी की, ये कॉर्पोरेट डेटा की गारंटी की है। तो अगर देखा जाए तो इधर पूरा गिवन केस और एनालिसिस दे के रखा है, पर इधर अगर हम देखें तो इशू रेज क्या है? इशू रेज है कि वेदर द प्रोविजन रिलेटेड टू मोरेटोरियम रिजल्टिंग इन प्रोहिबिशन ऑन अटैचमेंट ऑफ असेट। तो वेदर द प्रोविजन जो है रिलेटेड टू मोरेटोरियम, जो मोरेटोरियम से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो रिजल्टिंग इन प्रोहिबिशन और अटैचमेंट ऑफ एसेट। तो जो प्रोविजन से रिलेटेड टू मोरेटोरियम रिजल्ट इन प्रोहिबिशन ऑन अटैचमेंट ऑफ एसेट, तो जो मोरेटोरियम के प्रोविजंस है वो प्रोहिबिट तो करते हैं अटैचमेंट ऑफ एसेट का, अप्लाई टू द प्रॉपर्टी विच आर नॉट ओन बाय द कॉर्पोरेट डेटर। तो जो प्रॉपर्टी कॉर्पोरेट डेटर द्वारा ओन्ड नहीं है तो क्या उसके अटैचमेंट को प्रोहिबिट करते हैं क्या? तो मतलब कि उसके अटैचमेंट को प्रोहिबिट करते हैं क्या? ये इशू है, रेज हुआ है, क्योंकि गारंटर ने तो सिर्फ अपनी गारंटी दी है कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पर। तो कॉर्पोरेट डेटर ने उसकी प्रॉपर्टी कोई ओन थोड़ी ना कर रखी है। तो कोई प्रॉपर्टी विच आर नॉट ओन बाय कॉर्पोरेट डेटर, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच क्यों कर रहे हो? उसकी प्रॉपर्टी को अटैच मत करो। उसकी प्रॉपर्टी का जो अटैचमेंट है ये प्रोहिबिट, ये तो जो अटैचमेंट है प्रोहिबिशन होना चाहिए। तो इशू यही रेज हुआ है कि क्या कॉर्पोरेट डेटर है जो प्रॉपर्टी उसकी ओन नहीं है, क्या उसका अटैचमेंट नहीं करना चाहिए कि करना चाहिए? तो देखा जाए तो फर्दर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 14 हैज़ बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट प्रोविजन रिलेटेड टू मोरेटोरियम एज कंटेंट इन 14(1) शैल नॉट अप्लाई टू श्योरिटी। तो जो मोरेटोरियम का है प्रोविजन, ये श्योरिटी इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी टू अ कॉर्पोरेट डेटर, कि कॉर्पोरेट डेटर को उसने गारंटी दी है, कॉर्पोरेट डेटर का गारंटर है, कॉर्पोरेट डेटर का श्योरिटी, इस पर अप्लाई नहीं होता। दस इट इज़ नाउ एम्पली क्लियर दैट डिस्पाइट द डिक्लेरेशन ऑफ मोरेटोरियम, भले ही मोरेटोरियम पीरियड डिक्लेयर हो गया हो, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन जो गारंटर है और श्योरिटी है टुवर्ड्स एनी पर्सन फॉर ड्यू रिपेमेंट ऑफ डेब्ट बाय द कॉर्पोरेट डेटर इज सब्जेक्ट टू फोरक्लोज, रिकवरी और इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इज सब्जेक्ट टू फोरक्लोज, रिकवरी एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज सब्जेक्ट टू, मतलब कि उसका जो है फोरक्लोज, रिकवरी और इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं होगा। कंक्लूजन ये है कि जो अपील फाइल करी है सिस्टम टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने विद द अपीलेट ट्रिब्यूनल इज बाउंड टू फेल कंसीडरिंग द प्रोविजंस ऑफ कंटेनिंग इन 14(1)(c) एंड द लीगल पोजीशन एज डिसाइडेड इन, ठीक है, सिस्टम टेक इंडिया एंड वर्सेस फोनिक्स एंड अल्फा एंड ओमेगा
ठीक है वर्सेस ARC, 10 अटैचमेंट ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ गारंटर इज वैलिड, मतलब कि अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ गारंटर इज वैलिड। सिंस आप फोरक्लोज, रिकवर या इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है ये आप कॉर्पोरेट डेटर का तो नहीं कर सकते, कॉर्पोरेट डेटर की प्रॉपर्टी का, तो पर आप ये गारंटर की प्रॉपर्टी का कर सकते हो, मतलब इन प्रॉपर्टी को आप अटैच कर सकते हो। तो ये हो गया है क्वेश्चन 24। अब आप ये बात क्वेश्चन 24 की। क्वेश्चन 24 भी एक ईजी सा क्वेश्चन है, आंसर बड़ा होगा पर ये क्वेश्चन बहुत ईजी सा है, तो क्यों ना हम इसको क्वेश्चन 24 को भी समझते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, अराउंड 2 घंटे हैं में हमने सारे क्वेश्चंस करे हैं। होप सो आपको समझ में आए होंगे, और कुछ भी आप क्वेरी से आप बाकायदा कमेंट कर सकते हैं। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस को जल्दी में बता दिया गया है तो आप ये भी बता दीजिएगा, इसको करेक्ट कर लिया जाएगा। कमेंट कर दिए ना, भले आपको लाइक करना हो डिसलाइक करना हो वो आप बता दीजिएगा, लाइक और डिसलाइक आप कर दीजिएगा, बट आप जो भी है उसका प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि समझ में आए कि आप ये वीडियोस कैसे आगे जा रहे हैं। तो थैंक यू, होप सो आपको समझ में आया होगा, एंड मिलते हैं हम फिर एक नेक्स्ट रिवीजन वीडियो के साथ।